अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है दरअसल हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के बारे में है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से हमेशा इज़्ज़त, इल्म, आज़ादी, खुशहाली और सेहत की दुआ मांगे। जो कुदरती हुस्न पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया है, यह आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर के 30 पहाड़ हैं। दुनिया में 8000 मीटर के 14 पहाड़ हैं, इनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिसमें हर किस्म की ज़मीन मौजूद है। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मौसम बदल जाता है। जकबाबाद में 50 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है और ऐन उस वक्त नागा पर्वत, केटू, हिंदुकश और राकापोशी का दर्जा हरारत -50 डिग्री होता है। मुल्क में बेयक वक्त सहरा भी हैं, समंदर भी, दरिया भी। मैदान में ये सरसब्ज पहाड़ भी, खुशक और बंजर चोटियां भी, और बर्फ की ऐसी गारें भी जिनमें आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इसमें जदीद तरीन तहजीब 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ सांस लेती है। इसमें मोहनजोदड़ो भी है, बुद्ध मत की कदीम यूनिवर्सिटी भी, और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहिब की दाए पैदाइश भी, और ऐसे पहाड़ भी जिनके पत्थरों पर आज तक तूफान नूह के निशान मौजूद हैं। दुनिया में इस वक्त 200 के करीब ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान एक मुल्क है जो रूस से कम 10 गुना छोटा, लेकिन इसका नहरी निज़ाम रूस के नहरी निज़ाम से 3 गुना बड़ा है। पाकिस्तान दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, खुबानी, कपास, गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें, खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठे, आम की पैदावार के लिहाज से 7वें, टेक्सटाइल और चावल की पैदावार के लिहाज से 8वें नंबर है। गंदम की पैदावार के लिहाज से 9वें और कीनू की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरे-आज़म अफ्रीका की पैदावार से जायद और बरे-आज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के बराबर है। पाकिस्तान दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55वें नंबर पर है, कोयले के ज़खायर के एतबार से चौथे और तांबे के ज़खायर के एतबार से 7वें नंबर पर। इसके गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पहले, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी, और दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जो कलमे की बुनियाद पर बने हैं। ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं, इस मुल्क को छोटा नहीं समझना। ये मुल्क 50 लाख शोहदा की कुर्बानियों से तमीर हुआ। आपके दुश्मन आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। मायूस कभी मत होना, इस मुल्क पर साया-ए-जुल जलाल है। इस मुल्क पर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह इस मुल्क को T20 का चैंपियन बनवा देता है। पूरी कौम दीवानों की तरह इस वतन की मट्टी पर अपना तन, मन, धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपनी अपनी जिम्मेदारी को जानिए। कौन खुश नसीब होता है, ये अपने अपने नसीब है। हमारा केटू अकेला हमारे तमाम कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम फेरी मेडोज से अरबों रुपए कमा सकते हैं, हमने आज तक इस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया। हम सेहत को इंडस्ट्री नहीं बना सके। आज हम वतन अजीज का वो रुख पेश करने की कोशिश करेंगे जो दूसरों की नजरों से ओझल है। जाइएगा नहीं कहीं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वालों से यूट्यूब पर हमारा स्पाइडर बुल चैनल सब्सक्राइब कर लें। शाहराह कराक्रम चीन और पाकिस्तान के इंजीनियरों का कमाल है। ये 1300 किलोमीटर शाहराह है, 806 किलोमीटर पाकिस्तान और 494 किलोमीटर चीन में, जो हवेलियां से शुरू होकर चीन के शहर काशगर पहुंचकर खत्म होती है। ये दुनिया की शानदार और हैरान कुन सड़कों में शुमार होती है। चीन और पाकिस्तान के 25,000 कारकुनों ने संगला पहाड़ तोड़ तोड़ कर बनाई है। इसकी तमीर के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए। ये 1979 में चीन का जदीद तरीन दुनिया के साथ पहला जमीनी राब्ता था। इस सड़क ने पाकिस्तान और चीन के लोगों की जिंदगी में शानदार किरदार अदा किया। चीन 80 की दहाई तक दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया की कोई फ्लाइट चीन जाती थी और न ही चीन उतरती थी। चीन के मुसलमान उमरा और
حج کی نعمت سے محروم تھے۔ چین میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوتی تھی۔ اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن کا راستہ کھول دیا۔ چینی مسلمان شاہراہ قراقرم پر بسوں، گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور جہاں سے PIA کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے۔ یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن کریم کے نسخے بھی لے جاتے۔ چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مصنوعات بھی متعارف کرائیں۔ راولپنڈی کالج روڈ پر ان کی سرائیں ہوتی تھی، جسے اب چائنا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلیٹ تک ان سراؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ دن کو اپنا سامان سرائے کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے۔ پاکستانی یہ سامان خریدتے، شام کے وقت یہ سرائے کے اندر چلے جاتے۔ اس سامان میں سنہری رنگ کا سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا۔ پاکستان کی ایک نسل نے اس سیفٹی کے ذریعے شیو کی ہوگی۔ یہ سیفٹی ہمارا چین کے ساتھ پہلا باقاعدہ تجارتی تعارف تھا۔ یہ تعارف قراقرم کی مہربانی سے ہوا۔ ویورز، آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، سکردو، چترال، کیلاش، نران، کغان، خپلو، ہنزا اور دیسائی کا وزٹ کریں۔ آپ ان علاقوں کے صحر میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ کچورا کے مقام پر شنگریلا کے نام سے ایک چھوٹی سی جنت حقیقتاً دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، غیر ارادی طور پر اس مقام کا تقابل پاکستان کے شمالی علاقوں سے کرتے رہیں گے اور آخر میں ہر بار اس نتیجے پر پہنچیں گے ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقہ جات کی صورت میں زمین پر جنت کا عکس اتارا ہے۔ آپ کو شفاف پانی کے بے شمار چشمے، آبشاریں، جھیلیں ملتی ہیں۔ سیبوں، خوبانیوں کے درخت، آپ ایک مرتبہ خوبانی کھا لیں پھر کبھی اس کا ذائقہ بھولیں گے نہیں۔ کیلاشی دوشیزائیں پریوں کی طرح رنگ برنگے پیرہنوں میں ملبوس حیرانی سے سیاحوں کو دیکھتی ہیں اور کئی سیاحوں کو دیکھتے ہی کسی درخت یا دیوار کی اوٹ میں ہو جاتی ہیں۔ کیلاشی جو سکندر اعظم کے وارث مانے جاتے ہیں، سالانہ چلم جوشی میلے میں رقص اور مذہبی رسومات ادا کرتے نظر آتے ہیں جو مئی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک میدان میں اپنا ثقافتی لباس پہن کر ڈھول کی تھاپ پر مکسور رقص کرتے ہیں اور ہم میں سے جس شخص نے جاگتی آنکھوں سے گلگت بلتستان کے ضلع دیر میں واقع پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت کے عین دامن میں فیری میڈوز نہیں دیکھی، وہ بدنصیب انسان ہے۔ آپ کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی سفر ناموں میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ قراقرم کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں، دوسری طرف گہرائی میں دریا سندھ۔ اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ سفر انتہائی کٹھن ہے۔ چلاس خشک، بنجر اور سنگلاب پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ رائے کوٹ برج یہ مقام فیری میڈوز کا بیس کیمپ ہے، یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ عام گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی، چنانچہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی سفر مقامی جیپوں پر طے ہوتا ہے۔ رائے کوٹ برج پر مقامی لوگ جیپوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جیپوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ سسٹم بنا رکھا ہے۔ یہ اپنی اپنی باری پر مسافر اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے ریٹس بھی طے کر رکھے ہیں۔ شروع میں ریٹس زیادہ لگے گا، لیکن جب تاتو گاؤں پہنچیں گے تو یہ لوگ اس کرائے کے حقدار محسوس ہوں گے۔ آپ پانی کو دو پہاڑوں کے قدموں میں بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تاتو اس سفر کا واحد سٹاپ اوور ہے جو سلفر کے گرم چشمے کی وجہ سے تاتو یعنی گرم کہلاتا ہے۔ تاتو خوف کے سفر میں امن کا بہت بڑا جزیرہ ہے۔ جیپوں والے وہاں اتار دیتے ہیں۔ اینڈ پوائنٹ پر پورٹر اور گھوڑے بھی دستیاب ہیں۔ یہ مشکل سفر ہے، آکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سفر کے مناظر انتہائی خوبصورت، جگہ جگہ پانی کے جھرنے، چیڑ اور پائن کا جنگل ہے۔ دور ناگا پربت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراگاہ یعنی فیری میڈوز کہا تھا۔ یقیناً اس جگہ میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہے جو یورپ میں نہیں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ایک موڑ کے بعد فیری میڈو آ جاتا ہے۔ پہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ 16-17 ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ناگا پربت آپ کے سامنے بادلوں کی چادر سرکتی ہے۔ بلندیوں پر برف نے سفید ابا اوڑھ رکھی ہے اور اس کے درمیان فیری میڈو ہے۔ ایک چھوٹا سا سرسبز میدان، لکڑی کے چند مکانوں کے گرد جھرنے، ندیاں اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ ارد گرد گھوڑے اور بھیڑیں چرتی ہیں۔ ایک ندی جھیل میں اترتی ہے۔ جھیل کی سطح پر درختوں کا سبزہ، پیچھے تراہیاں اور جنگل میں اٹھتا دھواں جو ماحول کو مزید رومانٹک بنا دیتا ہے۔ فیری میڈو ایک طویل، جیتی جاگتی، دھڑکتی ہوئی پینٹنگ ہے۔ آپ اس کیفیت میں کتنی صدیاں گزار دیں گے کاؤنٹ نہیں کر سکیں۔ اس کو دیکھنے میں کوئی ایسا منتر ہے، ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہے۔
फेरी मेडोज में हट की शक्ल के होटल हैं। इन हट से नागा पर्वत पूरी तरह नागा नजर आता है। नागा पर्वत महज एक पहाड़ नहीं, ये एक तिलिस्म है जो हर देखने वाली आंख को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तिलिस्म 200 साल से कोह पैमाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो भी इसकी तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। इसी वजह से इसे किलर माउंटेन, कातल पहाड़ कहा जाता है। नागा पर्वत शिमाली इलाका जात की चार अतराफ से अप्रोचेबल है, लेकिन फेरी मेडो इसकी मुश्किल तरीन अप्रोच है। 1895 में बरतानवी कोह पैमा इसे सर करने के लिए निकला, लेकिन टीम समेत इसकी बर्फ में दफन हो गया। इसके बाद कोह पैमाओं की कतार लग गई, जो गया वो फिर वापस न आया। आज तक सिर्फ 2 टीमें इसके दामन को हाथ लगाने में कामयाब हुई हैं, एक 1953 और दूसरी 1995 में। बाकी तमाम इसकी बर्फ में हड्डियां बनकर दफन हो गए। फेरी मेडो में सर्दी होती है, दिन के वक्त दर्जा हरारत 4-5 डिग्री होता है और रात को ये मनफी में चला जाता है। आप लकड़ियां जलाकर हाथ तापने पर मजबूर हो जाते हैं। फेरी मेडो से 1 घंटे की मुसाफत पर ब्याल कैंप आता है। ये नागा पर्वत का सेकंड लास्ट कैंप है। इसका रास्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में शुमार होता है। ये दरख्तों के दरमियान निस्बतन खुली जगह है, जहाँ किसी मेहरबान ने हट्स बना रखे हैं। आप हट्स के दरमियान बेंचों पर बैठ जाएं। ब्याल से 3.5 घंटे की मुसाफत पर नागा पर्वत का बेस कैंप है। ये सीधी और मुश्किल चढ़ाई है। ब्याल के बाद पानी और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाते हैं। आप नागा पर्वत के बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपके पास पानी का जखीरा होना चाहिए, वरना ब्याल से वापस फेरी मेडो चल पड़े, लेकिन आप अपना दिल, अपना एहसास ब्याल ही छोड़ेंगे, जहाँ जिंदगी की कोई टाइम लाइन नहीं, कोई डेड लाइन नहीं, जहाँ कोई बिल नहीं, कोई फोन कॉल और कोई गुरती ही आंख नहीं, जहाँ किसी का इंतजार नहीं, जहाँ वक्त बर्फ में जमकर ठहर जाता है। ये अजीब जादू नगरी है। आप वापसी के लिए बाबूसर टॉप की तरफ मुड़ जाएं। बाबूसर टॉप शिमाली इलाका जात का बुलंद तरीन दर्रा है। इसके एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और दूसरी तरफ कागान की वादियां हैं। बाबूसर टॉप पर साल के 12 महीने बर्फ की तहें जमी रहती हैं। आपके सामने बाबूसर टॉप की सफेद पोस्ट चोटियां, दाएं हाथ बर्फ और बाएं हाथ गिलगित बल्तिस्तान की वादियां और पहाड़ है। ये भी आपकी जिंदगी का एक शानदार लम्हा होगा। ये भी तस्वीर बनकर आपके जहन में महफूज हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार मंजर जो ही बाबूसर टॉप की दूसरी तरफ मुड़ेंगे, दरियाए कुनहार की वादी अपना घूंघट आपके सामने खोल देगी और मुंह से बेख्तियार चीख निकल जाएगी। ये एक लाइफ टाइम तजर्बा होगा। सामने दर्जनों सफेद पोश पहाड़ियां, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, डलवानों पर सब्जा और सब्जे की आखिरी लाइन पर पानी का ये लाजवाब मंजर है। ये पिक्चर पोस्ट का मंजर है। कदमों में दूर तक नदी बहती है और ऊंचाई से यूं महसूस होती है जैसे किसी शरारती बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी हो। ये मंजर जिंदगी के तमाम देखे चखे छुए मनाजर का बाप है। आप अपने दिल, यादाश्त, आंखों को कैमरा बना लें। आप अपने वजूद में इस मंजर की ठंडक मिठास को महसूस करेंगे। जायका सिर्फ खटास, मिठास और तुरश नहीं होता, ये बिछड़े हुए बेनाम रिश्तों की सुलगती हुई याद भी होता है। आपने बाबूसर टॉप तक पहुंचने से पहले ये सब कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आप उसे महसूस उस दिन करेंगे। वो आंखों से लेकर रूह तक एक ऐसा सरशार कर देने वाला लम्हा होगा। बाबूसर टॉप से नरान तक 1 घंटे का सफर है। नरान से बालाकोट तक दोनों तरफ पहाड़ सब्ज भी हैं और खूबसूरत भी। लोगों ने पहाड़ काट कर खेत बना रखे हैं। ये खेत सब्जे की लंबी ऊंची सीढ़ियां हैं। इन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेशम की तरह अपना रंग बदलते हैं और आप एक झलक में सब्जे की 4 तहें देखते हैं और आपको ये मंजर बाबूसर टॉप से बालाकोट तक मुसलसल मिलता है। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक रस्से की सीढ़ियां बिछा दी हैं। आज एक बच्चा भी माउंट एवरेस्ट की बुलंदियां छू सकता है। दुनिया भर से हजारों सियाह और कोह पैमा हर साल नेपाल जाते हैं। नेपाल को कई मिलियन डॉलर देकर वापस जाते हैं। पाकिस्तान का लोकल सियाह भी गर्म तपते हुए शहरों से निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए रहनुमाई का कोई निजाम है और ना ही सड़क। चुनाचा ये कड़ाई गोश्त खाकर अपनी गर्मियां लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में गुजार देता है। हम अगर सियाहती सनत को डेवलप करें तो हम खुशहाल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए विजन और फोकस चाहिए और हमारी क़यादत में इन दोनों का फुकतान है। ये अपनी हिरस के नागा पर्वत को पजामा पहनाने में मसरूफ हैं। इन्हें पाकिस्तान का नागा पर्वत खाक नजर आएगा। ये थी पाकिस्तान के मुतल्लक मेरी अदना सी कोशिश। जी व्यूअर्स, तो ये थी पाकिस्तान के बारे में एक वीडियो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो भी हुक्मरान आता है वो बस जो भी करता है अपने लिए करता है, काम के बारे में नहीं सोचता।
इसमें एक और बात ये की गई है कि नेपाल ने टूरिज्म को प्रमोट किया और आज जो है नेपाल टूरिज्म से लाखों डॉलर कमा रहा है। पाकिस्तान में भी टूरिज्म की बहुत सी जगहें हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ना यहाँ के अवाम ने और ना यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को डेवलपमेंट करने पर तवज्जो दी। अगर पाकिस्तान टूरिज्म को डेवलप करता है तो सिर्फ टूरिज्म से ही पाकिस्तान बहुत सारे डॉलर कमा सकते हैं। तो ये थी पाकिस्तान के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फी अमानिल्लाह।